1870 की दहाई के आखिर में मशरकी स्वीडन के एक भूले बसरे कोने में एक ऐसी जगह थी जो बआसानी किसी परियों की कहानी का हिस्सा लग सकती है। एक दूर दराज जजीरे जो ओकुनो के नाम से जाना जाता था, पर एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। यह है कैरोलिना ओल्सन की कहानी, वो लड़की जो 32 साल तक सोई रही। ओकनाओ की सूई हुई लड़की, एक हकीकी स्लीपिंग ब्यूटी। 18 फरवरी 1876 का दिन था। कैरोलिना ओल्सन जो सिर्फ 14 साल की थी और अपने वालिदैन और 5 भाइयों के साथ एक सादा सी झोंपड़ी में रहती थी। उनका खानदान मछली पकड़ने और खेती बाड़ी करने वाले लोगों का था जो दुनिया से अलग थलग अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन कैरोलिना जल्द ही एक अलग शोहरत पाई, अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अपनी नींद के लिए। एक दिन जब वो मुंजमद बर्फीले दरिया को उबूर करके अपने घर वापस आ रही थी, एक खौफनाक हादसा पेश आया। कुछ लोगों का कहना है कि वो बर्फ के नीचे गिर गई थी, तकरीबन डूबने वाली थी, लेकिन आखिरी लम्हे में किसी तरह बचा ली गई। जबकि कुछ का दावा है कि वो फिसल गई, इसका सर जोर से लगा और एक दांत टूट गया, जिसकी वजह से इसे शदीद दर्द होने लगा। हकीकत जो भी हो, कैरोलिना किसी तरह घर पहुंच गई, जख्मी थकी हुई लेकिन जिंदा। इस रात इसकी हालत मजीद बिगड़ गई। एक हल्का सा दांत का दर्द शदीद सर दर्द में तब्दील हो गया। इसके वालिद ने इसे देखा, लेकिन जख्मों के बावजूद कुछ गैर मामूली महसूस न हुआ। कैरोलिना के वालिदैन बेबसी से देखते रहे जब वो गहरी नींद में डूब गई, ऐसी नींद जिसने इसे दहाइयों के लिए जकड़ लिया। वालिदैन का दिल खौफ से भर गया। इस जमाने में 1876 में तवहुमात का दौर था। लोगों का मानना था कि जादू टोने और आसिब का साया किसी भी मामूली वाक़ये को पुरअसरार बना सकता है। उनके लिए ये नींद कोई आम बात नहीं थी। वालिदैन ने इसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश की, कभी सुइयां चुभोएं, आग की गर्माश का सहारा लिया और कभी झंझोड़ा, लेकिन कुछ भी काम न आया। थक हार कर उन्होंने इसे दूध और चीनी मिला पानी जबरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया ताकि वो जिंदा रह सके। जब कई माह बाद डॉक्टर आए तो वो भी इस पुरअसरार नींद का हल ना निकाल सके। डॉक्टर हैरान थे। कैरोलिना किसी कोमा जैसी कैफियत में लग रही थी, लेकिन क्यों, इसका कोई जवाब न था। अजीब बात यह थी कि महीने गुजरने के बावजूद उसके बाल अनाखुन नहीं बढ़ रहे थे, इसका जिस्म कमजोर नहीं हो रहा था और उसके पट्टे अब भी ठीक थे, जैसे वक्त ने इस पर असर डालना छोड़ दिया हो। फिर 6 साल बाद जुलाई 1882 में वालिदैन ने इसे करीबी शहर इसुक्रोशाम के अस्पताल ले जाने का फैसला किया कि शायद जदीद इलाज कोई मौजिज़ा दिखा सके। डॉक्टरों ने इसकी हालत को डिमेंशिया पैरालिटिका करार दिया, जो आज के दौर में एक नायाब दिमागी बीमारी के तौर पर जानी जाती है। अस्पताल में माहिरीन ने इसे मुख्तलिफ तरीकों से समझने और इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी कोई वाज़ेह हल नहीं था। इलेक्ट्रोशॉक थेरापी समेत कई तजर्बात किए गए, मगर कैरोलिना की गहरी नींद जूं की त्यों बरकरार रही। कैरोलिना के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, इसके भाइयों ने अपनी जिंदगियां गुजार लें, लेकिन कैरोलिना जूं की त्यों रही। हैरत की बात यह थी कि वो ना बूढ़ी हो रही थी ना कमजोर। इसकी जल्द वैसी ही नर्म और बाल चमकदार थे जैसे सालों पहले थे। वो नींद में बड़बड़ाती करवटें लेती, कभी कभार अपने बिस्तर से उठकर चलने की कोशिश करती। फिर 1907 में एक हैरान कुन और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। इसी दिन जब उसके भाई का इंतकाल हुआ, कुछ अजीब हुआ। कैरोलिना जो 3 दहाइयों से गहरी नींद में थी, अचानक कराहने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो गम को महसूस कर रही हो, जैसे इसे अपने खानदान के नुकसान का इल्म हो गया हो। जब कैरोलिना की मां का इंतकाल हुआ तो उसका ख्याल रखने के लिए एक औरत को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस औरत ने कैरोलिना के साथ कई अजीब व गरीब चीजें महसूस की। जो टाफियां कैरोलिना को दी जाती थीं, वो पुरअसरार तौर पर गायब हो जाती, जबकि कमरा हमेशा ऐसा लगता जैसे वक्त ने इसे छुआ ही ना हो। कैरोलिना का जिस्म भी वैसा ही था जैसे बरसों पहले था, हमेशा जवान, हमेशा यकसा। फिर 32 तवील सालों के बाद 3 अप्रैल 1908 को एक नाकाबिल यकीन वाकया पेश आया। कैरोलिना जाग गई। निगहदाश्त करने वाली औरत ये समझकर कि वो दोबारा नींद में चल रही है, फौरन इसके करीब गई। लेकिन इस बार कैरोलिना मुकम्मल तौर पर होश में थी। वो एक ऐसे वक्त में जागी जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। इसे गुजरे हुए सालों की कोई याद न थी, न अपने वालिदैन की मौत का इल्म, न अपने भाइयों के बड़े हो जाने का। सूरज की रोशनी इसकी जिल्द के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी और उसकी यादें जैसे दूर के ख्वाब धुंधली पड़ चुकी थीं। एक वक्त की 14 साला लड़की अब 46 साल की थी, लेकिन वो 20 साल की नौजवान लड़की जैसी लग रही थी। इसने एक पूरी सदी, एक मुकम्मल जिंदगी खो दी थी। आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि कैरोलिना ओल्सन के साथ ये सब कैसे हुआ। एक ऐसा वाकया जिसने वक्त के दायरे को झुठला दिया। सुमर्टन मैन का नाकाबिले हल मुइमना।
यकुम दिसंबर 1948 की इब्तदाई घड़ियां थीं जब जनूबी ऑस्ट्रेलिया के सुमर्टन बीच पर एक मामूल की चहलकदमी दुनिया के सबसे पुरस्कार केसेस में से एक की शुरुआत बन गई। एक आदमी दीवार के साथ झुका हुआ सूट और टाई में मलबूस पाया गया। दूर से देखने पर वो किसी सोए हुए शख्स जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने बस समंदर के किनारे आराम करने का फैसला किया हो। लेकिन ये कोई मामूली नींद नहीं थी। इसके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, न बटवा, न कोई कागज, यहाँ तक कि एक ट्रेन टिकट भी नहीं था जिससे पता चलता कि वो वहां कैसे पहुंचा। इसके कपड़े साफ सुथरे और इस्त्रीशुदा थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उनके तमाम लेबल इंतहाई बारीक बीनी से काट दिए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी शनाख्त मिटा दी हो। वो सेहतमंद और फिट लग रहा था और उसके लिबास से लगता था कि वो एक अमीर आदमी हो सकता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई इसकी शनाख्त ना कर सका। इसकी उंगलियों के निशानात और दांतों के रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया तो क्या दुनिया के किसी भी हिस्से से मील नहीं खाते थे। पोस्टमार्टम ने मामला और भी पुरस्कार बना दिया। आदमी के जिस्म पर कोई चोट, कोई जिदोजहद के आसार और कोई बीमारी नजर नहीं आई। डॉक्टरों ने कुदरती मौत को मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो ये भी नहीं समझ पाए कि इसे मारा किस चीज ने। ऐसा लगता था जैसे वो आदमी जिंदगी से बस अचानक गायब हो गया हो, बगैर किसी सुराग के। फिर इसके पेंट के एक पोशीदा जेब में कुछ मिला। तहकीकात में एक नई मोड़ इस वक्त आया जब एक छोटे से कागज का टुकड़ा दरियाफ्त हुआ जिस पर अल्फाज तमाम शद फारसी में ओ खत्म शद लिखा हुआ था। तफ्तीशकारों ने वो किताब तलाश कर ली जिसमें से ये सफ़ा फाड़ा गया था, लेकिन इसमें भी एक नया मुइमना था। किताब के पिछले कोर पर कुछ बेतरतीब हरूफ लिखे गए थे। एक कोड। ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बेहतरीन कोड तोड़ने वाले इस मुइमना को हल करने में लग गए, लेकिन आज तक कोई ये कोड नहीं तोड़ सका। ये केस एक ऐसा राज बन गया है जिसने वक्त और मंतिक दोनों को झुठला दिया है। नजरियात ने सर उठाना शुरू कर दिया। क्या समर्टन मैन एक सर्द जंग का जासूस था? साल 1948 था जब जासूसी उरूज पर थी और राज खिले आम छुपे हुए थे। इसकी गुमनाम मौत, वो कोड और उसकी शनाख्त का मिट जाना सब जासूसी के निशानात लगते थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि इसे कत्ल कर दिया गया था। इसकी मौत गैर मुल्की एजेंट्स के जरिए तरतीब दी गई थी और उसकी शनाख्त को मिटा दिया गया। फिर एक और सुराग मिला। एक औरत, एक नर्स जो समर्टन बीच के करीब रहती थी, इस वक्त दिलचस्पी का मरकज बनी जब उसके पास रोबियत की एक कापी मिली। इसने इसे एक मर्द को दी थी, हालांकि इसने कभी भी समर्टन मैन को जानने का इनकार किया। लेकिन हर पजल का एक नया हिस्सा मजीद उलझन ले आया। सबसे दिलचस्प बात खुद लाश की हालत थी। ऑस्ट्रेलवी गर्मी के मौसम को देखते हुए इसकी लाश का गलना जरूरी था, मगर इस पर कोई निशान नहीं था। और फिर इसके चमचमाती जूते बगैर किसी रेत के बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे, जैसे वो कभी साहिल पर चल कर आया ही ना हो। 7 दहाइयों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और नजरियात मजीद पेचीदा हो चुके हैं। कुछ का यकीन है कि इसे एक नायाब नाकाबिले शनाख्त जहर से जहर दिया गया था। कुछ का ख्याल है कि वो एक पेचीदा मोहब्बत के ताल्लुकात में था और उसकी मौत हसद के नतीजे में हुई। कुछ लोग हुकूमत के खुफिया ऑपरेशंस, कोड शदा पैगामात और छुपे हुए राजों की सरगोशियां करते हैं। और फिर वो कोड भी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आज भी दुनिया के बेहतरीन कोड शिकन इस कोड पर सर खपाते हैं, मगर कोई भी इसके राज नहीं खोल सका। जैसे इस पैगाम का खात्मा समर्टन मैन के साथ हो गया हो, एक आखिरी मुइमना जो शायद दुनिया कभी हल ना कर सके। वक्त गुजरने के साथ समर्टन मैन की कहानी दुनिया के सबसे पुरस्कार और हैरान कुन राजों में शामिल हो चुकी है। वो कौन था? इसकी शनाख्त क्यों मिटाई गई? उन सवालात के जवाब वक्त की धुंध में गुम हो गए। इसी शख्स के साथ दफन हो गए जो 1948 की इस बदकिस्मत सुबह समर्टन बीच पर मुर्दा पाया गया था। यूएसएस साइक्लॉप्स की पुरस्कार गुमशुदगी। बरमूदा ट्राई एंगल का नाकाबिले हल मुइमना। यूएसएस साइक्लॉप्स एक भूला हुआ मुइमना। मार्च 1918। दुनिया पहली जंग अजीम के आखिरी साल की हौलनाकियों में जकड़ी हुई थी।
जब यूएसएस साइक्लोप्स अमरीकी बहरिया के सबसे बड़े और मजबूत बहरी जहाज़ों में से एक मामूल के सफ़र पर रवाना हुआ। जहाज़ पर 309 अमले के अफराद सवार थे और उसके साथ एक भारी मिकदार में मैग्नीज का सामान था जो जंगी कोशिशों के लिए निहायत अहम था। जहाज़ ने बारबाडोस की धूप से भरपूर साहिलों को पीछे छोड़कर बाल्टीमोर, मैरीलैंड की तरफ रवानगी की। लेकिन बरमुदा ट्राईएंगल के पुरस्रार पानियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यूएस अल्फा साइक्लॉप्स और उस पर सवार हर शख्स बगैर किसी निशान के गायब हो गया। यूएसएस साइक्लॉप्स की गुमशुदगी आज भी समंदरी तारीख के सबसे पुरस्रार वाकयात में शामिल है। ये महज जहाज की जसामत मजबूती नहीं थी जो उसके गायब होने को अजीब बनाती है, बल्कि ये सबूत की मुकम्मल अदम मौजूदगी थी। न कोई परेशानी का पैगाम, न कोई SOS कॉल, न मलबा, न तेल के धब्बे और न ही कोई लाश। हजारों मुरब्बा मील के समंदर में वसी पैमाने पर तलाश के बावजूद साइक्लॉप्स का एक भी टुकड़ा कभी नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे समंदर ने इसे मुकम्मल तौर पर निगल लिया हो। 4 मार्च 1918 को साइक्लॉप्स बारबाडोस से रवाना हुआ। मौसम साफ था, समंदर पुरसुकून और जहाज के कप्तान जॉर्ज W. वर्ली ने कोई गैर मामूली चीज रिपोर्ट नहीं की। जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार था, लेकिन जैसे ही इसने कैरेबियन के पानी छोड़े वो कभी दोबारा नजर न आया। अमरीकी बहरिया ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी तलाश शुरू की, हर मुमकिन सुराग का पीछा किया, लेकिन बहर ओकियानूस के वसी पानियों ने कोई राज जाहिर न किया। इस वक्त बहुत से लोगों का ख्याल था कि किसी जर्मन आबदोज ने इस जहाज को डुबो दिया होगा, क्योंकि ये जंग अजीम अव्वल का दौर था और ये कीमती जंगी सामान ले जा रहा था। लेकिन जर्मनों ने इस हमले की तरदीद की और किसी टारपीडो हमले के सबूत भी कभी नहीं मिले। कुछ माहिरीन का कहना था कि शायद जहाज का भारी सामान जो मैग्नीज पर मुश्तमिल था गैर मुतवाजिन होने की वजह से जहाज के उलटने का सबब बना हो। लेकिन साइक्लोपस को खास तौर पर ऐसे सामान को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। मजीद ये कि अगर जहाज उलटता तो मलबा, तैरते हुए ड्रम, लाशें जरूर मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और थ्योरी ये है कि शायद जहाज किसी उरोग व्यू यानी एक जबरदस्त और गैर मुतवक्के समंदरी लहर का शिकार हुआ हो जो लम्हों में सबसे बड़े बहरी जहाज को भी उलट सकती है। बरमुदा ट्राईएंगल को हमेशा अजीब मौसम और पुरस्रार लहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो अक्ल से बालातर हैं। बरमुदा ट्राईएंगल एक ऐसी जगह जो हमेशा से जहाज़ों, तैयारों और पूरी अमले की गुमशुदगियों से मंसूब रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस समंदर में अजीब मकनातीसी इन्हिराफ, अपोशीदा वक्त की गुजरगाहें मौजूद हैं जो जहाज़ों को किसी और समत में खींच लेती है। ये भी हैरत की बात है कि साइक्लोपस के साथ उसके 2 जुड़वां जहाज परवटूस और नीरियोस भी दूसरी जंग अजीम के दौरान बरमुदा ट्राईएंगल में इसी तरह गायब हो गए थे। तीनों जहाज एक जैसे डिजाइन के थे और तीनों भारी मिकदार में धात ले जा रहे थे जब वो पुरस्रार तौर पर लापता हुए। सदियों से साइक्लॉप्स की कहानी बरमुदा ट्राईएंगल की पुरस्रार रवायत का हिस्सा बन चुकी है। ज़ेरे समंदर खलाई मखलूक के अड्डों मकनातीसी गर्दबू है और यहाँ तक कि माफ़ौक़ अल फितरत क़ुव्वतों की थ्योरीज ने अवाम की तख़य्युलाती दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। लेकिन हकीकत क्या है? शायद ये राज हमेशा राज ही रहे। यूएसएस साइक्लॉप्स की गुमशुदगी बहरिया के सबसे बड़े उसरारों में से एक है। बेशुमार नजरियात के बावजूद आज तक कोई भी ये जानने में कामयाब नहीं हुआ कि 309 अफराद के अमले समेत इस जहाज का किया हुआ। न कोई मलबा मिला, न कोई मदद की पुकार सुनाई दी और न ही कोई जिंदा बचा। ये पुरस्रार जहाज बरमुदा ट्राईएंगल की धुंध में खो गया है, जैसे एक भूत जहाज जो अपने राजों को जाहिर करने के लिए किसी दिन का इंतजार कर रहा हो। इसकी कहानी आज भी बहरी तारीख के माहिरीन और साजिशी नजरिया साजों को हैरत में डाले हुए है। ये वो राज हैं जो हर तरह की वजाहत को चैलेंज करते हैं। एक लड़की जो 32 साल तक सूई रही, एक ऐसा आदमी जिसकी कोई शनाख्त न थी और एक जहाज जो बरमुदा ट्राईएंगल के पानियों में खो गया। ये कहानियां हमें नामालूम की गहराइयों में खींच लेती हैं और याद दिलाती हैं कि दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा अभी तक हमारी समझ से बाहर है। दास्तान के साथ जुड़े रहें ताकि वाइस जारी ड्रामे और दीगर बड़ी खबरों पर अपडेट्स हासिल करते रहें। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें।